नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रिचा। गायनी डिपार्टमेंट में एक रेजिडेंट डॉक्टर हूं एसजीटी मेडिकल कॉलेज गुड़गांव में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं मेंटल इलनेस के बारे में। तो अब इस वक्त जब कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा देश में और विदेश में सब जगह फैला हुआ है, तो बहुत सारे लोग कई तरह की मेंटल इलनेसेस के बारे में सामने आ रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जब ये आइसोलेशन और क्वारंटीन वाला पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो मेडिकल इलनेसेस जो कि सिर्फ मेंटली लोगों को इफेक्ट कर रही है, उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि ये क्वारंटाइन दुनिया भर में पहली बार नहीं हुआ है। ये क्वारंटीन पहले प्लेग के टाइम पे भी हुआ है और दूसरी बीमारियों के टाइम पे भी हमें कई बार जो इन्फेक्शियस बीमारी होती है, मरीजों को आइसोलेशन में रखना पड़ता है या क्वारंटीन में रखना पड़ता है, जिससे उनके दिमाग पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये इसमें फ़र्क इतना है कि करीब 23% लोग जो क्वारंटीन में जाते हैं वो किसी ना किसी तरह की मेंटल इलनेस के साथ बाहर आते हैं, और सिर्फ 13% लोग जनरल पॉपुलेशन में इस तरह की प्रॉब्लम के साथ सामने आते हैं। ये वीडियो में स्पेशली सब औरतों के लिए बना रही हूँ जो कि या तो प्रेग्नेंट है या जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ऐसी औरतों में क्या होता है कि हम अपने से ज़्यादा अपने बच्चों की फिक्र करते हैं और इस कारण मेंटल स्ट्रेस के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए, इस तरह के स्ट्रेस के साथ, इस तरह की चिंता के साथ कि कोविड-19 कितना फैल रहा है, क्या इससे मैं संक्रमित हो जाऊंगी, या मेरे पेट में पल रहा बच्चा या मेरे घर में जो छोटा दूसरा बच्चा है वो संक्रमित हो जाएगा, इस चिंता से हमारे पास ओपीडी में अक्सर बहुत मरीज आते हैं। लेकिन मैं सबको एक ही बात समझाना चाहती हूँ कि आपका शरीर जो है वो एक खाली वेसल की तरह है, खाली बर्तन की तरह है। तो अगर आपका बर्तन खुद ही खाली होगा तो आप अपने परिवार को क्या दे पाएंगी? अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगी, आप अपने आप की चिंता नहीं करेंगी, अपनी फिक्र नहीं कर पाएंगी और अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगी, तो आप इस तरह का प्यार, रिस्पेक्ट अपने परिवार वालों को भी नहीं दे पाएंगी, ना ही अपने बच्चों को, ना ही अपने हस्बैंड्स को। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप में संपूर्ण बने, अपना खुद का बर्तन भरे, ताकि आप अपने परिवार वालों को अच्छे से नरिश कर सकें। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है जब हम घरों में खाने का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। हमने अक्सर देखा है कि घर की औरतें पहले खाना बनाती है और पूरे परिवार को खाना खिलाती है और आखिर में बैठ के खुद खाना खाती है, जिसमें कई बार जो सबसे पौष्टिक या टेस्टी खाना जो होता है वो खत्म हो चुका होता है और वो अपनी बॉडी को मेयर डस्टबिन की तरह ट्रीट करके बचा हुआ खाना खा लेती है, जिससे उनके शरीर में काफ़ी तरह की कमियां भी आ जाती हैं। उनके अंदर आयरन और कैल्शियम जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी बहुत कॉमनली देखी जाती है। हिंदुस्तान में ज़्यादातर औरतों के अंदर आयरन और कैल्शियम की कमी सामने उभर के आती है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम अपने पोषण पे उस तरीके से ध्यान देते ही नहीं जो हमें देना चाहिए। सारा ध्यान हमारे परिवार की तरफ होता है। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ पाएँ कि कैसे आप अपना सबसे बेहतर तरीके से ख्याल रख सकेंगे, जिसका रिफ्लेक्शन आपके परिवार की वेलनेस पे और उनकी हेल्थ के ऊपर भी आएगा। कोरोना वायरस के चलते बहुत ज़्यादा तनाव या एंग्जाइटी देखी गई है। ये तनाव, चिंता, एंग्जाइटी, ये सब आपके अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो जितनी न्यूज़ में आप देखते जा रहे हैं कि कितने सारे लोग संक्रमित होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की इस कारण से मौत होती जा रही है, तो हमारी इस बीमारी के प्रति चिंताएं बढ़ती जा रही है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कब ये बीमारी इस लेवल तक है कि इसके लिए हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाएं, खुद अपना ख्याल रखें और ये ठीक हो जाएगा, और कब हमें सच में हेल्प की ज़रूरत है, कब हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो हमारी काउंसलिंग करे या हमें दवाइयाँ दे। तो ये फ़र्क इस वीडियो के ज़रिए आपको समझ आएगा। देखिए, अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं, अगर आपको माइल्ड तनाव हो रहा है जो कि नॉर्मल है, जो कि हम सबको हो रहा है, उसमें आपको एक नॉर्मल कंप्लेन हो सकती है कि जैसे आपको आलस आ रहा है, या आपको ये लग रहा है कि आपकी बॉडी में थोड़ा दर्द हो रहा है, या सर में बहुत हल्का भीना दर्द है, या फिर आप पूरे दिन न्यूज़ सुनते रहते हैं जिसकी वजह से आपका मूड थोड़ा सा ऑफ रहता है, या आप कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम कर पा रहे हैं। ये सब माइल्ड सिम्टम्स हैं। ये हम सभी महसूस कर रहे हैं। हम सभी थोड़े से बोर्ड है, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड है जो घरों के अंदर है। ये सब नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी जब ये चिंता और ये एंग्जाइटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसके ग्रेव सिम्टम्स आते हैं। ग्रेव सिम्टम्स होते हैं जैसे कि आपको नींद आनी बंद हो जाती है,
आपको 3 से 4 रातों में अगर सिर्फ 2 या 3 घंटे से ऊपर नींद नहीं आ रही है पूरे 24 घंटे में, तो इसका मतलब कि आपको एंग्जाइटी लेवल्स बहुत हाई हो गए हैं, या आपकी भूख मिट गई है। जितनी आपको भूख पहले लगा करती थी, अगर आपकी भूख उससे 20% से भी कम रह गई है, तो ये एक चिंताजनक बात है जिसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। साथ ही जो चीज़ें आप पहले एंजॉय किया करते थे, चाहे वो म्यूजिक सुनना था या कोई किताब पढ़ना था, अगर आप वो सब एक्टिविटीज़ में बिल्कुल मज़ा नहीं ले रहे हैं, आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो इसका भी एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम है जिसका ये इशारा है कि शायद आपका तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब मैं बताऊंगी कि आप घर बैठे कैसे अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकते हैं, कैसे अपनी एंग्जाइटी कम कर सकते हैं। इसका एक सीधा साधा रास्ता है कि तनाव कम करने के लिए आपको अपने आप को व्यस्त करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। और उसके लिए वही एग्जाम्पल आपके बच्चे भी देखेंगे। बच्चे जो होते हैं ना, वो बंदर की तरह होते हैं और हमेशा हमारी एक्टिंग करते रहते हैं। जैसा माँ बाप बिहेव करते हैं, बच्चे वही उसी चीज़ का रिफ्लेक्शन होते हैं, बिल्कुल आपकी परछाई की तरह। तो अगर आप प्रोडक्टिव है, आपने अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखते हैं, दिन भर में कुछ काम, पढ़ाई, एक्सरसाइज और खाने का और रेस्ट करने का एक शेड्यूल सेट करते हैं, तो बच्चे भी वही इमिटेट करेंगे और उनके अंदर भी तनाव कम नज़र आएगा। अगर बच्चों में तनाव ज़्यादा बढ़ता रहता है, तो देखा जाता है कि उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस गिरने लगती है। अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगर एक पोएम है या एक चैप्टर है या कुछ लाइंस हैं जो वो पहले याद किया करते थे, उसे याद करने की स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ये इशारा है कि बच्चे भी अंदरूनी बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपके बच्चे कॉपी करें और इम्प्रूव कर जाएं। आपको देखिए, हर रोज़ सवेरे उठ के एक बार नहा लेना चाहिए और नए कपड़े पहन लेने चाहिए। सिर्फ ये शारीरिक चेंज जो हम अपने अंदर लाते हैं, रोज़ नहाने का, रोज़ अच्छे कपड़े पहनने का, तैयार होने का, उससे हमारे काम पे रिफ्लेक्शन आता है, हमारे मूड पे इफेक्ट आता है। तो अगर आप अपने दिन की शुरुआत इस तरीके से करेंगे तो उसमें बहुत आपको फ़ायदा होगा। अगर आप सुबह प्रेयर करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी हैबिट है, आपको उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। सोने का और उठने का एक टाइम होना चाहिए। पूरे दिन अगर आप बिस्तर में ही रहेंगे तो आपके अंदर आलस ज़्यादा आएगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी और मूड खराब होगा। तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आप अपने दिन को डिवाइड कर लीजिए कि इतने घंटे आपके काम का टाइम है, इतने घंटे आपके इंजॉयमेंट का टाइम है, इतने घंटे आपके सोने का टाइम है। और एक्सरसाइज का भी एक अलग वक्त होना चाहिए। कुछ हद तक फिजिकल एक्सरसाइज हम सबको करनी चाहिए। इवन जो औरतें प्रेग्नेंट है उनको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको एक माइल्ड वॉक लेनी चाहिए हर रोज़। वो घर के अंदर ही आप ले सकते हैं, कमरे के अंदर ले सकते हैं या छत पे ले सकते हैं। तो करीब 20 मिनट माइल्ड वॉकिंग या फिर योगा करना। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसपे आप प्रेगनेंसी के दौरान अपनी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग हर महीने अलग अलग तरीके का योगा कर सकते हैं। तो वो फॉलो करना बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही हैवी एक्सरसाइज करना या जंपिंग करना हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे प्रेगनेंसी में, क्योंकि लेकिन अगर आप ये पहले से करते आ रहे हैं, अगर आपकी एथलेटिक बॉडी, आप पहले से रनिंग करते जा रहे हैं, तो वो आप कुछ हद तक कंटिन्यू कर सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अच्छा होगा कि आप अपना बिस्तर छोड़ के एक डेजिग्नेटेड जगह पे बैठ के हर रोज़ काम शुरू करें। अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो आप कोई बुक्स की रीडिंग करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं, तो उसकी एक स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड जगह होनी चाहिए, चाहे वो स्टडी टेबल हुआ या डाइनिंग टेबल हुआ। उससे क्या होता है कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली फास्टर फंक्शन करने लग जाता है कि ये आपकी काम की जगह है और आप उसमें इफेक्टिव बेटर हो जाते हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिसे बोलते हैं पेंडोरा मेथड। इस मेथड में आप 25 मिनट तक बैठ के एक काम को करते हैं। जो भी आपका असाइनमेंट होगा, आप 25 मिनट ध्यान देके उस काम को करेंगे, फिर आप 5 मिनट का रेस्ट लेंगे। ऐसा आप 4 बार करते जाएंगे, 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक। और उसके बाद आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं जो कि घंटे या 1.5 घंटे का हो सकता है। यदि आपको लगता है कि 25 मिनट भी आपको कॉन्सेंट्रेशन में समस्या आ रही है, तो आप उसको छोटे ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं, जैसे कि 15 मिनट काम किया और 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, और ये साइकिल फिर से 4 बार चलाई। देखा गया है कि बहुत सारी रिसर्च से सामने आया कि ये पेंडोरा मेथड से जब प्रोडक्टिविटी का मेजरमेंट लिया जाता है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आती है यदि आप इसे डिसिप्लिन से फॉलो करें। यदि आप ये सब फॉलो करेंगे, हर रोज़ सुबह ऐसे तैयार होके बैठेंगे, कुछ काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे और टाइम पे सोना उठना करेंगे, तो आपके बच्चे भी वही फॉलो करेंगे। तो आपकी गुड हेल्थ आपके बच्चों के अंदर रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी।
एक लास्ट उदाहरण जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि कई बार नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती हैं, कई बार बाढ़ आ जाती है, या कोई और किसी तरह का वोल्केनो फट गया, तो या फिर किसी एक देश में बहुत ज़्यादा टेररिज्म बढ़ गया, तो हमें रेफ्यूजी कैंप्स बनाने पड़ते हैं, लोगों को उनके घरों से अलग करना पड़ता है, जो काफ़ी ट्रॉमा की सिचुएशन होती है। बहुत मेंटल तनाव होता है जब आप अपनी बनाई हुई जगह पे अपने घर से दूर हो जाते हैं। तो जब आप इस तनाव में होते हैं और एक रेफ्यूजी कैंप में होते हैं, तो मेडिकल टीम सबसे पहले बीमार और चोट लगे हुए लोगों की मदद करती है। और दूसरी चीज़ जो ऐसे कैंप में सबसे पहले शुरू की जाती है वो है बच्चों के स्कूल। ऐसे लगता है कि बच्चों की पढ़ाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम में ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन जब वो सीख क्या रहे हैं, पढ़ाई में आगे कितना बढ़ रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। बच्चों को एक नॉर्मल रूटीन देना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। उनका एक पढ़ाई करने का और खेलने का एक पैटर्न होना चाहिए जो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उनके अंदर मानसिक तनाव बढ़ता जाता है, जो ज़्यादातर इरिटेबिलिटी में नज़र आएगा। आपके बच्चे हमेशा चिड़चिड़े महसूस करते हैं, या ज़्यादा रोते हैं, या खाने को लेके बहुत ज़्यादा फिनिकी एक्ट करते हैं, तो ये सब इशारे हैं कि आपके बच्चे के अंदर भी तनाव बढ़ रहा है। कई बार बच्चा वो दिखाता भी नहीं है, शायद वो भी उतना ही प्रभावित हो रहा है, सारे दिन न्यूज़ चैनल देख देख के वो उससे प्रभावित हो रहा है। आप न्यूज़ देखते रहते हैं, बच्चा शायद वहीं खेल रहा है, लेकिन वो इस बात को सुन सुन के किसी ना किसी तरीके से उससे प्रभावित हो जाता है। तो बच्चों को एक स्कूल जैसा नॉर्मल रूटीन देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन सब मेथड्स को, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के जो मैंने आपको बताए हैं, हर रोज़ का एक रूटीन अपने लिए फॉलो करेंगे, तो आपकी फैमिली मेम्बर्स भी यही फॉलो करने लग जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपकी फैमिली में मेंटल स्ट्रेस का लेवल काफ़ी कम हो जाएगा। न्यूज़ जब आप देखते हैं तो एक रिलायबल सोर्स को ही बिलीव कीजिए। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे या फिर व्हाट्सएप पे कई सारी अफवाहों वाले मैसेजेस को बिलीव करते हैं, और उनकी रिलायबल न्यूज़ नहीं होती है, या उनको सारे दिन सुनते हैं, जिससे उनका मेंटल स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। आई वुड सजेस्ट कि आप WHO की या ICMR की गाइडलाइंस देखिए, उसमें बिल्कुल सही डेटा होता है कि कितने लोग सही मायने में संक्रमित है और कितने लोगों की डेथ इस बीमारी के कारण हो रही है। यदि आप सही डेटा देखते हैं तो आप प्रभावित कम होंगे। और न्यूज़ दिन में कोशिश कीजिए कि 1 या 2 बार से ज़्यादा ना देखें, क्योंकि उससे आपका भले से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इतनी ज़्यादा अवेयरनेस इस पीरियड में ज़रूरी नहीं है। हम सबको अपने मेंटल हेल्थ का खुद ख्याल रखना पड़ेगा। मेरा लास्ट मैसेज प्रेग्नेंट औरतों के लिए होगा, जिनको मैं समझाना चाहूँगी कि आपको अस्पताल कम से कम आना चाहिए इस पीरियड में। मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि 12 हफ्ते, 20 हफ्ते, 24 हफ्ते और 36 हफ्ते, 36 हफ्ते, ये आपकी प्रेगनेंसी के पीरियड्स हैं जिसमें आपको अस्पताल आना है। आपकी प्रेगनेंसी 40 हफ्ते की है और उनको हमने 4 भाग में डिवाइड किया है, और इन 4 बार ही आपको अस्पताल में आने के लिए ज़रूरत है। इसके अलावा आप अस्पताल कम आइए, क्योंकि अस्पताल आने से आपके संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही अस्पताल में जो आपको आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ दी जाती हैं, प्लीज़ उनको प्रेगनेंसी में खाते रहिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को एडिशनल रिक्वायरमेंट है इन न्यूट्रिशंस की। जो औरतें अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर रही है तो प्लीज़ उसे कंटिन्यू कीजिए। बहुत सारी मदर्स ये सोचती हैं कि कहीं हम संक्रमित हुए तो हमारे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से ये बीमारी लग जाएगी। ब्रेस्ट फीडिंग से ये बीमारी नहीं लगती है। तो आप प्लीज़ वो चिंता अपने दिमाग से हटा के अपने बच्चे को फीड कराइए। यदि आप संक्रमित हैं भी तो भी आप एक फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं। प्लीज़ ये बहुत एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, अपने बच्चे को फीड कराना, उन्हें सही खाना देना, और अपनी प्रेगनेंसी का, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उसका ठीक से ख्याल रखना, और इस वक्त कम अस्पताल आना। आई होप ये वीडियो आपके लिए काम आया हो। ये सब मेथड्स को करके आप अपने आप को बेटर स्ट्रेस से दूर रख सकेंगे। हम में से हर किसी का स्ट्रेस का रिस्पॉन्स अलग होता है। शायद मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ तो बहुत गुस्से में आ जाऊँ और चीज़ें तोड़ने लग जाऊँ। कोई और होगा जो बहुत स्ट्रेस में आ जाएगा तो बिल्कुल शांत हो जाएगा और किसी से बातचीत नहीं करेगा, सारी चिंताएं अपने मन में सिकोड़ के रखेगा। तो इस तरीके से सबका वेरिएबल रिस्पॉन्स होता है। इस वीडियो से शायद आपको समझ में आया होगा कि कब ये सिम्टम्स इतने ग्रेव हैं कि आपको उसी वक्त हेल्प की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर्स के पास आके मिलना चाहिए, और कब ये सिम्टम्स इतने कम हैं कि अगर आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ चेंज करेंगे, अपनी डेली प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड या कोई और गाइनी रिलेटेड डाउट्स हो या मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।